हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सौम्या और अनुपा देवरानी जेठानी थी। जहाँ जेठानी अनुपा अपने स्वार्थ में अंधी थी, वहीं देवरानी सौम्या अपने स्वभाव की वजह से बहुत दानी थी। उसे कभी किसी को मना करने की आदत ही नहीं थी। अगर कोई उससे कुछ मांग लेता तो वो तुरंत उसे वो चीज निकाल कर दे दिया करती। ऐसे ही एक दिन उन दोनों की सास कुमकुम अपने घर के हॉल में बैठी सोचती है, राधे राधे, भगवान तू सबको एक समान क्यों नहीं बनाता? कभी तो किसी को कुछ ज्यादा दे देता है तो कभी किसी को कुछ कम। अब मेरी दोनों बहुओं को ही देख ले, एक तो इतनी दानी है कि कोई उसकी एक किडनी मांग ले तो दोनों निकाल कर दे देगी, और एक इतनी स्वार्थी है कि सामने वाले की ही छीन लेगी। कुमकुम अकेले में बड़बड़ा ही रही थी कि तभी वहाँ उसका बड़ा बेटा यानी अनुपा का पति प्रयाग आकर कहता है, अरे क्या हो गया माँ? क्या भगवान से सुबह सुबह शिकायतें लेकर बैठी हो आप? जब देखूं आपको आप मुझे परेशान ही मिलती हो, कभी तो हंसती हुई मिला करो। अरे बेटा, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। अब तू ही बता कि हंसू कैसे? कैसी किस्मत है मेरी कि कैसी अलग अलग सी बहुएं मिली है मुझे। दोनों में कोई समानता नहीं है। एक बहू एक नंबर की स्वार्थी और एक बहू एक नंबर की दानवीर। माँ, जब हमारे हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती तो लोग कैसे बराबर हो सकते हैं? अब मैं ऑफिस चला, मुझे देर हो रही है। प्रयाग ये कहकर ऑफिस चला जाता है कि तभी कुमकुम की छोटी बहू सौम्या उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए चाय, इसमें मैंने आपकी पसंद की इलायची डाली है, पीकर बताइए कैसी बनी है। अरे ये क्या बहू, तू तो जानती है कि मैं चांदी के कप में चाय पीती हूँ, तो मेरा चांदी का कप कहाँ है? अब ये मत बोलियो कि गंदा था। इस घर में 6 पीस हैं। वो माँ जी पड़ोसन की विमला आई थी, आज उनके घर उनकी लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मैंने वो कप उठाकर उनको दे दिए। हे भगवान, चांदी के कप कोई किसी को उधार देता है क्या? अगर उसको चाहिए तो खरीद कर ले आए ना, तूने क्यों दिए? अरे मेरी दानवीर बहू, किसी दिन तो अपना घर या अपनी सास को भी किसी को दान में मत दे दियो। बताओ जरा, कब उधार दे दिए? माँ जी उधार नहीं दिए हैं, मैंने उन्हें उम्र भर के लिए दे दिए हैं, और ये भी बोला है कि आप अपने पास ही रख लो, मेरी सासू माँ नए ले आएंगी। कुमकुम समझ जाती है सौम्या को समझाना बेकार है और वो चली जाती है और अपने घर के कामों में अपना मन बहला लेती है। वक्त बीतता है और एक दिन सौम्या अनुपा के कमरे में जाकर कहती है, दीदी मुझे मेरी फ्रेंड के हल्दी फंक्शन में जाना है और थीम है कि पीला पहनना है, पर मुझ पर पीला सूट और साड़ी है नहीं। आपके पास हो तो आप मुझे कोई दिखा दो। ना बाबा ना, वो साड़ी मैं अपने मायके से लेकर आई थी। अगर तूने खराब कर दी तो मेरा क्या होगा? वैसे भी हल्दी का दाग नहीं जाता। दीदी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं साड़ी लेकर आऊं, और ब्लाउज भी नहीं मिलेगा। आप मुझे दे दो, अगर उस पर कोई दाग लगा तो मैं उस साड़ी के पैसे दे दूंगी। वाह, इसमें तो मेरा ही स्वार्थ है। वैसे भी मैंने ये साड़ी 3 बार पहन ली है। हल्दी में साड़ी गंदी होगी और मैं इससे उस सस्ती सी साड़ी के डबल पैसे वसूल कर लूंगी, मजा आएगा। इतना सोचकर अनुपा अपनी साड़ी निकालकर सौम्या को दे देती है और फंक्शन में जाकर सौम्या वापस आती है और अगले दिन वो साड़ी को धोकर अनुपा को वापस करती है। साड़ी लेने के बाद कमरे में आकर अनुपा कहती है, अरे ये क्या, इसने तो बिना दाग लगाए ही मेरी साड़ी वापस कर दी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना सोचकर अनुपा रसोई में जाती है और हल्दी के जिद्दी दाग अपनी साड़ी पर लगाकर हॉल में आती है, जहां उसकी सास और देवरानी भी मौजूद थे। ये क्या सौम्या, मैंने तो सुना था तुम बहुत दानी हो, पर तुम तो सयानी निकली। तुमने तो बोला था दाग लगेगा तो साड़ी मुझे नहीं लाकर दोगी, और तुमने दाग भी लगाया और साड़ी भी नहीं दी। दीदी मैंने खुद ये साड़ी धोई है और फंक्शन में इसका ख्याल भी रखा है, मुझे नहीं पता कि ये दाग कहाँ से आया। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ और ये दाग मैंने खुद लगाए हैं रसोई से हल्दी निकाल कर? दीदी मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपको 1 नहीं 4 साड़ियों के पैसे दे देती हूँ। दोनों की बातें सुनकर कुमकुम से रहा नहीं जाता और वो बीच में कहती है, ओ मेरी स्वार्थी और दानी बहू, मैं जानती हूँ कि साड़ी पर दाग किसके स्वार्थ की वजह से आया होगा, और कौन इतना दानी है जो एक सस्ती साड़ी के बदले 4 साड़ी के पैसे दे देगा। अब तुम दोनों मेरी सुनो। सौम्या बहू तो सुन, ये सेम साड़ी मैं तुझे दिलवा कर लाऊंगी और तू इसे दे दियो, कोई ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। और तू अनुपा बहू, अगर दाग लग गया तो तेरा कोई मतलब नहीं है फालतू पैसे मांगने का, आई समझ? अब जाओ दोनों यहाँ से।
ये सासू माँ ने तो मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। इतना मस्त प्लान बनाया था, सब खराब कर दिया। कुमकुम दोनों को एक अच्छा सुझाव देकर भेज देती है, जिसके बाद दिन बीतते हैं। लेकिन ना ही एक बहू का दानी होना कम होता है, ना ही दूसरी बहू का स्वार्थी होना। दिन बीतते हैं और सौम्या की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी और एक दिन अनुपा अपने स्वार्थ में अंधी होकर घर की पुरानी चीजें बेचकर घर आ रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सब घर वाले ये बात जानकर हॉस्पिटल आते हैं और उसके बाद डॉक्टर बाहर आकर कहती है, जी देखिए, इनका खून बहुत बह गया है, इनको बी पॉजिटिव खून की जरूरत है और ये हॉस्पिटल में है नहीं, आप कहीं से अरेंज करवा दीजिए। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी किसी पास के ब्लड बैंक से खून लेकर आता हूँ। आप बस मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। अरे लेकिन अगर इतने में दीदी को कुछ हो गया तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। सुनिए डॉक्टर, आप मेरा खून ले लीजिए, मेरा और दीदी का खून मिलता है। बहू तू खुद कमजोर सी है और तेरी तबीयत भी खराब चल रही है। प्रयाग इंतजाम कर देगा खून का, तू रुक और तू बेकार में परेशान मत हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों बहुएं एक साथ बिस्तर पकड़ लें। नहीं माँ जी, दीदी की जान का सवाल है, मैं खून दूंगी और जरूर दूंगी, आप मुझे इसके लिए मना नहीं कर सकती। जी देखिए, इनका खून बह गया है लेकिन जान का खतरा नहीं है, आपके पास समय है, आप आराम से इंतजाम कर सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुना ना बहू तूने, डॉक्टर ने खुद क्या बोला, प्रयाग कर देगा इंतजाम। नहीं माँ जी, लोगों का भला करना तो इंसानियत का पहला फर्ज है और ये तो मेरी खुद की जेठानी है, आप मुझे नहीं रोकेंगी, आपको मेरी कसम है। सौम्या किसी की नहीं सुनती और अपनी जेठानी को खून देती है, जिसके बाद उसके शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है और उसे खुद हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और दोनों देवरानी जेठानी एक ही वार्ड में थी। कुमकुम उन दोनों से मिलने आती है तो सौम्या को देखकर अनुपा कहती है, मुझे माफ कर दो सौम्या, मैंने हमेशा अपना स्वार्थ सोचा और तुम इतनी अच्छी हो कि तुमने मेरी जान बचाने की सोची। हाँ, और वो इसको खुद भारी पड़ गया। अरे मेरी दानवीर कर्ण की मौसेरी बेटी, प्रयाग खून का इंतजाम कर देता, तुझे दानवीर बनने की क्या ही जरूरत थी। माँ जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं दानवीर तो बनूंगी लेकिन सोच समझ के साथ, कोई बेवकूफी नहीं करूंगी। और मैं वादा करती हूँ अब से अपना स्वाद देखने की जगह लोगों के बारे में भी सोचा करूंगी और उनको भी कभी निराश नहीं करूंगी। मुझे खुशी है कि तुम दोनों को समझ तो आया कि ना ज्यादा स्वार्थी होना अच्छा है और ना ज्यादा दानवीर। जिंदगी की खिचड़ी में कर्म के मसालों का अच्छा तालमेल होना चाहिए, तभी उसका स्वाद आता है। अगर एक भी मसाला फालतू या कम पड़ जाए तो मसला हो जाता है। आई कुछ समझ? जी माँ जी, आ गया। जिसके बाद कुमकुम को अपनी दोनों बहुओं की तरफ से राहत की सांस आती है और फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। यार बहुत बोर हो रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। शॉपिंग करके भी मैं थक चुकी हूँ और बार बार एक ही जगह को क्या घूमने जाऊँ। कुछ खाने पीने को भी तो सही नहीं मिलता। मैं ना कुछ अलग करना चाहती हूँ। हाँ आप सही कह रहे हो, कुछ अलग करते हैं, बट क्या? अरे हाँ दीदी, आपको तो पता है ना अगस्त चल रहा है। तो अगस्त का क्या, रक्षाबंधन मनाएगी क्या तुम मेरे साथ? अभी राखी बांध कर। ओ मेरी भोली सी दीदी, उससे पहले तो 15 अगस्त आएगा ना, और आपको तो पता है हमें पतंग उड़ाने का कितना शौक है। वाओ, तो फिर क्या चले पतंग उड़ाने? चलो दीदी। एक मिनट, पैसे तो है ही नहीं यार मेरे पास पतंग के लिए। चलो मम्मी से मांग लेती हूँ। ये बोलकर वो रसोई में अपनी मम्मी टीना के पास जाती है और उनसे कहती है, मम्मी जरा पैसे देना, कुछ काम है अभी चाहिए। कैसे पैसे? क्यों चाहिए तुझे पैसे? मम्मी वो ना, मुझे ना पतंग खरीदने के लिए पैसे चाहिए। क्या? पतंग के लिए पैसे? क्यों, तू उड़ाएगी? अब बस यही रह गया कि तू लड़कों की तरह इधर उधर छतों पे कूद फान करती रहे पतंगे लेकर। हाय राम। अरे मम्मी, मोना है ना मेरे साथ। हाँ हाँ, अब दोनों बहनें सर पर और इस छत पर नाचेंगी। नहीं है पैसे वैसे, जाओ यहाँ से और झाड़ू पोछा करो घर का। दोनों कमरे में उदासी से बैठी होती है कि तभी वंशिका को एक आइडिया आता है और वो मोना से बोलती है, मोना तू मेरी प्यारी सी छोटी बहन है ना, प्लीज अपना गुल्लक फोड़ दे। प्रॉमिस, मैं तुझे 200 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी, प्लीज। नहीं दीदी, आप ऐसा ही करती हो हमेशा की तरह, मुझसे पैसे ले लोगी और मुझे पतंग नहीं उड़ाने दोगी। अच्छा इस बार पक्का प्रॉमिस, मैं हवा में उड़ा के छोड़ दूंगी, फिर तू संभाल लियो, ठीक है ना? पक्का ना दीदी, कहीं पहले की तरह आप? अरे नहीं। वंशिका की बात सुनकर मोना अपना गुल्लक फोड़ देती है
और उन पैसों से पतंगे और मांझे खरीद कर ले आती है। साथ ही वो दोनों छत पर जाकर पतंग उड़ाने लगती है और मोना के हाथ बांधकर और मुंह पर टेप लगाकर हाथ में चरखड़ी पकड़ाकर पतंग उड़ाते हुए वंशिका कहती है, मोना तू अपनी बहन को कैसे भूल सकती है, जबकि तुझे पता है ना कि तेरी बहन को पतंग उड़ाने और पेच लड़ाने में कितना मजा आता है। आवाजें मत निकाल, चुपचाप बैठ जा और ढील दे। ये काट दी सुरेश की पतंग और अब ये गई दीपक की, ये गई शिवा की। ओ बेटे। दूसरी ओर विक्रम भी पतंग उड़ा रहा होता है। अब ये कौन कर रहा है हमारे साथ? सारी पतंग काट दिए एक करके। अरे भैया वो देखो, सामने वो लड़की है, वही काट रही है हमारी पतंगे। अरे भैया अपनी वाली को बचाओ, देखो आपकी पतंग के पास आ गई। अबे ये तो गई, मेरी पतंग काट दी। धत तेरी की, चल लूटने चल, लास्ट पतंग है मुझ पर बस ये। ओए पतंगिरी, मैं लूटने जा रही हूँ मोना, आके खोलूंगी तुझे। इस तरह वो दोनों पतंग के पीछे पीछे भागने लगते हैं। पतंग काफी हद तक उनके करीब उड़ते हुए आ ही गई थी कि तभी विक्रम के हाथों लगती है पतंग और वंशिका के हाथों लगता है पतंग का मांझा। ऐसे में दोनों पतंग को लेकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। हे यू मिस्टर, छोड़ो मेरी पतंग को, मैंने इसे पहले पकड़ा है। ओहो मैडम, आप शायद भूल रही हैं, पतंग मेरे हाथ में है और ये मेरी पतंग है जो अभी कटी है। अपनी पतंग ले जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये आपकी है, लेकिन काटी तो मैंने है और डोर भी मेरे हाथ में है, तो मेरी हुई ना। बोला ना मेरी पतंग है, छोड़ो इसे। छोड़ोगे तो तुम, समझे? मेरी पतंग है, चलो छोड़ो इसको, मैं खींचूंगी तो हाथ कट जाएगा तुम्हारा। ये मेरी पतंग है, मैं नहीं छोड़ूंगा। दोनों में बहस हो ही रही होती है कि तभी एक लड़का आता है जिसके पैर में मांझा उलझ जाता है और खिंच जाता है। इसकी वजह से विक्रम का हाथ कट जाता है और ये देखकर वंशिका अपने दुपट्टे को फाड़कर उसके हाथों पर बांध देती है जिससे उसका ब्लड रुक सके। इससे उन दोनों को कुछ कुछ होने का एहसास होता है। विक्रम वो पतंग वंशिका को दे देता है और मुस्कुराकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे में वंशिका को घर वापस आता देख टीना उससे कहती है, कहाँ चली गई थी मोना को ऐसे बांधकर? बता मुझे। अच्छा, पतंग लूटने गई थी? वो मम्मी, मैं ना पतंग 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 पतंग, बस इसके अलावा तो तुझे कुछ सूझता ही नहीं है। चल अपने कमरे में। दीदी तूने पहले ही की तरह किया ना वो सब मेरे साथ, तू बहुत बेकार है। अरे सॉरी ना यार, मैं तुझे ही तो खोलने आ रही थी। अब पक्का तुझे पतंग उड़ाने दूंगी, पर शाम को उड़ाएंगे। शाम होती है और दोनों बहनें चश्मा लगाकर पतंग को उड़ाने की तैयारी कर रही होती हैं। वंशिका पतंग उड़ाती है और मांझा संभालते हुए मोना को पतंग की डोरी दे देती है और दोनों मिलकर 4-5 पतंगे भी काट देती हैं। विक्रम मुस्कुराते हुए अपनी पतंग वंशिका की छत पर भेजता है जिस पर लिखा होता है थैंक यू। ये देखकर वंशिका अपने आसपास देखती है कि तभी उसे विक्रम नजर आता है और वो फिर से ब्लश करने लगती है। इतने में वहाँ पर एक दूसरी पतंग आती है जिस पर लिखा होता है हाय तेरी स्माइल। अच्छा जी। वंशिका उसके सवाल का जवाब उसी भाषा में पतंग को उड़ाकर उसकी तरफ भेजती है जिस पर लिखा होता है हाय मेरी जुत्ती। पतंग पर लिखा पढ़कर विक्रम अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, उफ, ये तो आंख मारने पर उतर आया। दी कहाँ ध्यान है, ढील तो दो। ढील का तो पता नहीं, पर दिल जरूर दे दिया। दी ये क्या बोल रही हो? इस तरह उन दोनों की पतंगे एक दूसरे की छत तक उड़ते हुए आती हैं। दोनों के नंबर्स और नाम इसी तरीके से एक्सचेंज होते हैं और फिर दोनों रोज सुबह जल्दी उठकर ऐसे ही एक दूसरे को देखा करते। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। इसी तरह 15 अगस्त का दिन आ जाता है और साथ ही वहाँ पर तिरंगा भी फहराया जाता है। तिरंगे को देखकर उसे सल्यूट करते हैं। साथ में सभी मिलकर राष्ट्रगान गाते हैं। हर तरफ सभी एक साथ मिलकर आजादी के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। दोनों बहनें हाथों में छोटा सा तिरंगा लिए सभी के पास जाती है और सबको एक एक तिरंगा देकर कहती हैं, अंकल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये लीजिए आपके लिए। आंटी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आंटी अच्छे से एंजॉय कीजिएगा क्योंकि बहुत मुश्किलों, मेहनत और बलिदान के बाद आज हम सब 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारा देश आजाद जो हुआ था। हाँ बिल्कुल सही कहा मेरी बच्चियों।
इस सब के बाद वो दोनों घर पर वापस आ रही होती हैं कि तभी विक्रम उसके पास से गुजरता है और वंशिका उसके पास आकर उसके कान में धीरे से बोलती है, छत पर आओ। ओके, इसे खा लो ना। वंशिका छत पर पहुंचकर उसका इंतजार करती है और देखती है कि विक्रम अपनी छत पर जा पहुंचा है। ऐसे में वंशिका अपनी छत से पतंग उड़ाकर उस पर लिखकर उसकी तरफ भेजती है, जिसे पढ़कर विक्रम कहता है, बेवकूफ, मेरी छत पर आओ। ये पढ़कर वंशिका के पास पहुंच ही जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। ऐसे में वंशिका कहती है, बुद्धू, यहाँ बुलाया था तुम्हें मैंने। चॉकलेट खा ली? हाँ बुद्धू, अच्छा जी, अकेले अकेले? वो मेरी ही थी वैसे भी। अब तो कह भी दो जो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। वैसे तो आज हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, मुझे अपने दिल में कैद कर लो ना। ठीक है, कैद कर लेती हूँ, वो भी हमेशा के लिए। आई लव यू विक्रम। आई लव यू टू वंशिका। दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते ही है कि ऊपर की छत से पतंग उड़ती हुई उनके सामने आकर गिरती है, जिस पर लिखा होता है, हमारी मंजूरी भी है जरूरी। दोनों ऊपर देखते हैं जहां दोनों के घर वाले होते हैं और साथ में वहां पर मोना भी खड़ी होती है और फिर सभी एक साथ मिलकर हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।